प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। लोक, गृह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा शिखर सम्मेलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव हेतु प्रज्वलित होने वाले गौमय दीप वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, गौमय दीप इस बात को दर्शाते हैं कि हम अपने पर्वों के द्वारा पर्यावरण की करते हैं रक्षा। केंद्रीय खेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में स्वच्छ भारत अभियान किया शुभारंभ। कहा, दीपोत्सव से पूर्व युवा अयोध्या में व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम चलाएं। और प्रदेश में तेज गति से जारी है कोविड का टीकाकरण। 13 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश देश में बना पहला राज्य। नमस्कार, मैं हूं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन लोक, गृह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा। इसमें महामारी, वैश्विक स्वास्थ्य गवर्नेंस, आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा संबंधी बदलाव, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। G20 में भारत कोविड से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला और निर्माताओं के माध्यम से टीके, चिकित्सा विधान और निदान की एक समान और किफायती उपलब्धता का हिमायती रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और विश्व नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। G20 सम्मेलन के लिए भारत के शेरपा पीयूष गोयल ने कहा है कि G20 देशों का कोविड-19 जांच और वैक्सीन प्रमाण पत्र सहित यात्रा दस्तावेजों की पारस्परिक मान्यता पर हमारे सुझाव को जबरदस्त समर्थन मिला है। जब दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता यहां रोम में शनिवार और रविवार को मिलेंगे 16वीं G20 समिट के लिए, उनका फोकस प्राइमरीली ग्लोबल हेल्थ और इकोनॉमिक रिकवरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पे रहेगा। The G20 nations have endorsed India's position that extensive COVID-19 immunization is a global public good. I'm also happy to share with you that we got tremendous support from the G20 nations for our suggestion on mutual recognition of travel documents, including testing and vaccine certificates. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इंटरवेंशंस पर क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जोरों से उठाएंगे। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके फ्रंट लीडर रहा है। भारत के प्रयास से इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। दूसरा, अपने एम्बिशियस टारगेट्स जो भारत ने अपने लिए सेट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, उसको शोकेस करेगा। पर प्रधानमंत्री इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ध्यान दे और उस पर एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान लेके आए। कोविड पर प्रधानमंत्री अपना भारत का ट्रैक रिकॉर्ड, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना और ग्लोबल प्रोडक्शन हब जो भारत बन चुका है उसकी बात कर सकते हैं। सेकेंड वेव से पहले भारत ने बहुत सारे मुल्कों को वैक्सीन प्रोवाइड की थी और अब भारत जब अपने लोगों को बहुत तेजी से वैक्सीनेट कर रहा है, भारत वैश्विक जिम्मेवारी दोबारा एक बार फिर से लेने को तैयार है। Our efforts in building more consensus and building back the support of all the developed nations towards resilient supply chains and faster recovery of vulnerable economies of low-income and developing countries has been widely appreciated by other G20 members, and we shall continue to represent the voice of the low and middle income countries. और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव हेतु प्रज्वलित होने वाले राष्ट्रीय गौधन महासंघ द्वारा नई दिल्ली द्वारा निर्मित गौमय दीपों को अयोध्या ले जाने वाले वाहनों को लखनऊ से
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्व और त्योहार पर्यावरण की रक्षा के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि गौमय दीप इस बात को दर्शाते हैं कि हम अपने पर्वों के द्वारा पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और लोगों को गौ संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि गौमय दीपों के द्वारा एक बड़ी आबादी की आस्था का सम्मान भी हो रहा है और गौ रक्षा भी हो रही है। पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हम लोग अच्छे ढंग से अपने पर्व और त्योहारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पर्व और त्योहार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनके संरक्षण के आधार बनने चाहिए। इसमें तो गौ रक्षा भी हो रही है और गौमय से बनने वाले जो दीप हैं, इनके माध्यम से हम एक बड़ी आबादी की आस्था की भी का सम्मान कर रहे हैं और गौ संरक्षण के लिए हर एक व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहे हैं। और उधर अयोध्या में आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय खेल, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इस अवसर पर प्रदेश के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री उपेंद्र तिवारी और स्थानीय सांसद लल्लू सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों से पंचायत प्रतिनिधि, प्रधान और विकास कार्यों से जुड़े लोगों के साथ साथ नेहरू युवा केंद्र और विश्वविद्यालय के छात्रों ने हिस्सा लिया। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में युवाओं को स्वच्छता अभियान से जोड़ने पर बल दिया गया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने युवाओं का आह्वान किया कि दीपोत्सव के पूर्व अयोध्या में व्यापक स्वच्छता का अभियान चलाया जाए, जिससे अयोध्या चमक उठे। जब लंका पर विजय पाकर भगवान राम वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने पूरी तरफ सफाई, एक तरफ से एक कोने से दूसरे कोने तक, उस समय भी इस तरह का स्वच्छता अभियान चला होगा और दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था। तो इस बार की दीपावली पर भी दीपोत्सव से पहले पहले हमें पूरे अयोध्या में शानदार स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए और पूरी अयोध्या को साफ सुथरा करने का काम करना। आज दुनिया के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है। क्यों बना है? इसके पीछे कारण है कि लोगों के मन में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति भावना है, उनका आशीर्वाद लेने भी आना चाहते हैं। लेकिन लोग अब ये भी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे, वो सपना भी साकार करने का काम मोदी जी ने और योगी जी ने किया है। नींव पत्थर राम मंदिर का रख दिया है। अगले 2 सालों के अंदर भव्य राम मंदिर बनकर भी तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हानिकारक पटाखों पर प्रतिबंधों को बरकरार रखने के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने राज्य में पटाखों की बिक्री को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। दीपावली पर इस बार उत्तर प्रदेश में केवल हरित यानी ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। इनके अलावा अन्य पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित होगी। कोर्ट ने सभी राज्यों को कड़ाई से आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की ढिलाई या उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 27 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। वर्ष 2021 में जनवरी से सितंबर तक इनमें शामिल लखनऊ, कानपुर, आगरा, सोनभद्र, गजरौला, गाजियाबाद, हापुड़, वाराणसी, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ व अयोध्या वायु प्रदूषण स्तर थोड़ा प्रदूषित यानी मॉडरेट पाया गया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने कल एक बार फिर कोरोना टीकाकरण में एक नया कीर्तिमान रचा है। प्रदेश 13 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 78 लाख 40,183 लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया।
इन सबके बीच प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 107 हो गई है। विगत 24 घंटे में हुई 1,64,292 सैंपल की टेस्टिंग में 8 जिलों में 20 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 10 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। अब तक 16,87,145 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 13 करोड़ 1 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। 9 करोड़ 78 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज मिल चुकी है, जबकि 3 करोड़ 22 लाख से अधिक लोगों ने टीकों की दोनों डोज प्राप्त कर ली हैं। 21.87% प्रदेशवासी पूरी तरह टीकाकरण प्राप्त कर चुके हैं। प्रदेश के 39 जनपद कोविड संक्रमण से मुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की पहली चीनी मिल ने हरदोई में पेराई सत्र प्रारंभ कर दिया है। डीसीएम श्रीराम हरियावा चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा केन कैरियर में गन्ना डालकर किया गया। इस चीनी मिल द्वारा पिछले साल 80,000 गन्ना किसानों को 586 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का समय से भुगतान किया गया था। इससे किसानों ने प्रेरित होकर गन्ने का क्षेत्रफल इस वर्ष बढ़ाया है। मिल के महाप्रबंधक प्रदीप त्यागी ने बताया कि किसानों से इस वर्ष 205 लाख क्विंटल गन्ना खरीदकर 12% गन्ने से रिकवरी प्राप्त कर लगभग 700 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। डीसीएम श्रीराम शुगर ग्रुप के अधिशासी निदेशक और सीईओ रोशन लाल टामक ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप चीनी मिल में किसानों के गन्ने की खरीद से लेकर भुगतान की समस्त प्रक्रिया किसानों के हित में पारदर्शी तरीके से की जा रही है। शीघ्र चलाने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में कल हरियाणा चीनी मिल का विधिवत रूप से पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया है और आज अजबापुर चीनी मिल चलाई जाएगी। इसके साथ साथ लोनी चीनी मिल 2 नवंबर को तथा रूपापुर चीनी मिल 9 नवंबर को चलाई जाएगी। इस वर्ष हमने विशेष प्रयास किया है कि कृषकों को डिजिटल तकनीक के साथ कैसे जोड़ा जाए, जिससे कि गन्ने की पर्ची भेजने से लेकर के खरीद, तोड़, भुगतान और उनकी समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से कैसे किया जा सके। अरविंद कुमार, निवासी पूर्वादेवरिया, थाना टडियावा, डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला हूँ, यूपी का। हम किसान हैं, हम गन्ने की खेती करते हैं। गन्ना जो है हमारा हरियाणा चीनी मिल को सप्लाई होता है। पहले जो हमारा पेमेंट होता था बहुत लेट हो जाता था। जब से हरियाणा चीनी मिल में प्लांट लगा है, तब से पेमेंट हमारा आसानी से टाइमली हो जाता है। इससे हम किसान बहुत खुशहाल हैं। हमने पिछले वर्ष लगभग 6,000 कुंटल गन्ने की सप्लाई मिल को की थी, जिसका हमें संपूर्ण भुगतान प्राप्त हो चुका है। और इस साल हमें मिल के द्वारा अत्यधिक प्रोत्साहन मिलने से हमने लगभग 10 एकड़ गन्ने की बुवाई इस वर्ष कर चुके हैं और आगे भी हमारी लगभग 10 ही एकड़ गन्ने की बुवाई की तैयारी है। और जब से प्रदेश में यह सरकार आई है, तब से किसान खुशहाल है और उसकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बांदा जनपद में लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड के 5 जिलों को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे वास्तव में बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित होगा। एक्सप्रेसवे के बनने से यहां के लोगों को न सिर्फ आवागमन की सुविधा होगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुंदेलखंड के चित्रकूट जनपद से 297 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने से उनके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। एक तरफ जहां दिल्ली आगरा जाने के लिए कम समय लगेगा, तो वहीं पैसे की भी बचत होगी। साथ ही एक्सप्रेसवे बन जाने से उद्योग विहीन इस क्षेत्र में रोजगार के साधन भी विकसित होंगे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में वरदान के रूप में साबित हुआ है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि दिल्ली से लगभग काफ़ी देर से हम लोग अपने स्थानीय आवास तक पहुंचते थे और आज ये बुंदेलखंड के माध्यम से हम लोग कम से कम दूरी में कम से कम समय में ये दूरी तय कर लेते हैं। 7 से 8 घंटे में। योगी सरकार की बहुत अच्छी योजना है, भाजपा की बहुत अच्छी योजना है और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक वरदान के रूप में साबित हुआ है बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इससे योगी जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। करीब 100 मीटर दूर से हमारे चक से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकला हुआ है। इससे दिल्ली जाने के लिए, आगरा जाने के लिए बहुत कम समय में आप यात्रा कर सकते हैं। इधर उद्योग धंधे भी खुलेंगे, छोटे छोटे
धंधे आप खोल सकते हैं, अपने अपने खेतों में भी खोल सकते हैं। रोड के किनारे ढाबा है, दुकानें हैं, इसी तरह से रोजगार युवाओं को मिलेगा। भाई साहब, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये योगी सरकार की बहुत बड़ी योजना है। इससे आवागमन में तो बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी ही और उद्योग धंधे भी इससे विकसित होंगे और यहाँ के लोकल की जनता को इससे रोजगार भी मिलेगा। और आप देखते हैं कि इतनी बड़ी योजना होने के साथ साथ जब आवागमन की सुविधा हो जाती है तो बाहरी जो कंपनियां और इंडस्ट्री होती हैं वो पहले जब उनका साधन पहुंचता है इसके बाद ही वो रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो इससे यहाँ की जनता को काफ़ी रोजगार भी मिलेगा और ये मील का पत्थर बुंदेलखंड के विकास और बांदा विकास में साबित होगा। आईआईटी कानपुर और जेके सीमेंट लिमिटेड ने स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए संस्थान के परिसर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में 60 करोड़ रुपए के वित्त पोषण करने के लिए एमओयू समझौता यानी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एमओयू देश में चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के प्रति दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव डालने के लिए आईआईटी कानपुर के प्रयास का हिस्सा है। श्री यदुपति सिंघानिया के नाम पर प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कानपुर के निवासियों के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों के लोगों के लिए लाभान्वित होगा। साथ ही मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी स्कूल से जुड़ा होगा जो कि चिकित्सा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में आईआईटी कानपुर के नवाचारों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हमें काफी प्रसन्नता हो रही है कि हमने जेके सीमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत श्री यदुपति सिंघानिया जी जो आईआईटी कानपुर के एक भूतपूर्व छात्र है, 1975 में ग्रेजुएट किया था, उनकी मेमोरी में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित होगा जो कि आईआईटी कानपुर के स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा रहेगा। आज हम लोग को बहुत खुशी है कि आज हमने ये एमओयू साइन किया है आईआईटी कानपुर और जेके सीमेंट के बीच, जिसमें कि एसएमआरटी द स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हो रही है इन आईआईटी कानपुर। इसमें जेके सीमेंट 60 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेगा ओवर अगले कुछ सालों में, जिससे कि ये हॉस्पिटल्स की स्थापना हो सके। भारत सरकार की जन कल्याणकारी एडिप और वयोश्री योजना के तहत 1044 पूर्व चिन्हित लाभार्थियों को लगभग 1,46 लाख के 6,530 सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि भारत सरकार निरंतर दिव्यांग एवं वृद्धजनों को सशक्त बनाने एवं उनके दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को सरल बनाने हेतु प्रयासरत है। उन्होंने कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के समस्त दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य बनवाना सुनिश्चित करें। ये भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में एडिप योजना के अंतर्गत आज जो भी फर्रुखाबाद जनपद के जो दिव्यांगजन हैं उन्हें उपकरण डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है। और इसी के साथ साथ वयोश्री योजना के अंतर्गत भी जो 60 साल से ऊपर हैं एक लोगों को 4 चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। कान की मशीन है, बैसाखी है, व्हील चेयर है, कमोड वाला लेटरिन करने के लिए भी है। तो ऐसे कुछ लोगों को 4-4, 5-5 भी उपकरण दिए गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के तहत आईआईए चैप्टर शामली ने महिला शक्तिकरण के लिए नई पहल की है। महिला शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और चीन के सामान का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी झालर, बल्ब, दीपक, घंटी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया जाएगा। इसके लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने गरीब महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए उन्हें 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। शामली चैप्टर आईआईए द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है लोकल फॉर वोकल, उसके मद्देनज़र जो चाइनीज़ वस्तुएं हम लोग दिवाली हमारे देश में बनती है और हम चाइना से दिवाली का सामान खरीदते हैं, जैसे झालर हैं, एलईडी लाइट्स हैं, चार्जर हैं और तमाम तरह की घर को की वस्तुएं हैं,
उसको हम यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं गरीब महिलाओं को, जो घर में बैठ के इसको बनाएंगी और अपना आमदनी भी बढ़ाएंगी। और जो हमारा देश का सपना है, जो हमारा प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसको साकार करेंगी। इसके हमारे यहाँ आईआईए कंपनी की तरफ से कुछ अधिकारी आए हुए हैं समूह की महिलाओं को काम सिखाने के लिए। और जो ये लोकल फॉर लोकल कंपनी की प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई हुई है, उसकी तरफ से वे महिलाओं के प्रयास कर रहे हैं कि वे कुछ काम सीखकर अपना आजीविका आगे बढ़ा सकें। जो आने वाली दिवाली और इस दिवाली के लिए हम LED बल्ब और झालर और वगैरह वगैरह सामान तैयार कर रहे हैं। ये हम अपने ही शहर में बेचकर हम जो समूह की दीदियाँ हैं सब अपने घर का अपना सब आगे बढ़ने का वो जो कर रहे हैं, इसे बहुत अच्छी तरह करेंगे। और भी ये जो अभी यहाँ पे वोकल फॉर ये लोकल में चला हुआ कार्य है, यहाँ पे जो चाइनीज में चीज़ मिलती थी अब वो यहाँ पे आई हुई हैं। जैसे दिवाली के अवसर पे हमें बनाने के लिए अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि लड़ी, झालर, चार्जर्स वगैरह ये सब चल रहा है और हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी यहाँ पे जो महिला आई हुई हैं वो इसको फॉलो कर रही हैं, इसमें सीख रही हैं कि हमें कैसे अपना कार्य करना है और स्वयं अपनी सहायता कर रही हैं। ये ट्रेनिंग 2 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें LED बल्ब, झालर, झूमर, इमरजेंसी लाइट और सोलर लैंप ये सब बनाने का हम लोग सिखा रहे हैं। और साथ साथ इनको हम रॉ मटेरियल और टूल किट का भी सपोर्ट करेंगे और मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जो गांव से 5 या 6 हज़ार की नौकरी करने शहर की तरफ जाते थे, उस माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम गाँव के अंदर इस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं। इसमें इंडियन एसोसिएशन जो है इंडस्ट्री का, ये पूरा इनका कंट्रीब्यूशन था। वहीं जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ की अपील का असर दिख रहा है। दीपावली त्योहार के लिए लोकल स्तर पर बने सामानों की मांग बढ़ी है। वहीं मिट्टी कला से जुड़े परिवार खुश दिखाई दे रहे हैं। जिले में कुम्हारों द्वारा दीपावली के लिए मिट्टी के दिए व बर्तनों को बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कुम्हारों ने बताया कि सरकार द्वारा प्लास्टिक न प्रयोग करने की अपील से मिट्टी के बर्तनों व अन्य सामानों की मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमें इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराने के से कम समय और कम मेहनत में अच्छा काम कर रहे हैं। जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी राजेश सक्सेना ने बताया कि मिट्टी कला से जुड़े परंपरागत कारीगरों को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लाइट से भी बन रहा है, मोटर मिला तब से, और सामान भी जल्दी बनता है, ज़्यादा भी बनता है और सप्लाई भी उसका ज़्यादा उससे बढ़ गया। उससे प्लास्टिक का फाइबर बंद कर दिया, तब से मिट्टी का बर्तन के लिए ज़्यादा वो मांग हो रहा, उसका बिक्री भी बढ़ गया सब कुछ। पिछले कुछ साल से मिट्टी का कारोबार कुछ बढ़ा हुआ है, लगभग 1-2 साल से। हम लोग दीपक बना रहे हैं, 1 साल से हमारा लोग का ये मिट्टी का कारोबार चल रहा है, इसी से हमारे लोग का खर्चा चल रहा है। दीपक बन रहा है, कलश बन रहा है, कुल्हड़ बन रहा है, जो दीपावली में लगता है, पूजा का सामान सब बन रहा है। सरकार की तरफ से चाक मिला है, इससे हम लोगों को काम अच्छा मिल रहा है। जैसे काम करो तो थकान नहीं एहसास होता है, काम भी बराबर होता है, घुटन नहीं होता है। वो हाथ वाला चाक था, मिट जाते थे चलाते चलाते। सरकार का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, ये चाक मिलने के कारण। जब से प्लास्टिक बंद हुआ तब से हम लोगों का कारोबार अच्छा चल रहा है और मिट्टी का कारोबार खिलौना बना रहे हैं। और अगर प्लास्टिक बंद हो जाएगा तो पूरी तरह से हम लोगों को लाभ मिलेगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोनभद्र जिला मुख्यालय पर एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने 4.5 सालों में जो विकास कार्य किया है वो गरीब, आदिवासी और आम आदमी के सरोकारों से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनी के आयोजक अपर सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को न सिर्फ लोगों से साझा करना बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों से साझा करना है, जिससे वो लाभान्वित हो सकें। केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हेतु यह प्रदर्शनी लगाई गई है और समाज के जो वंचित लोग रह गए हैं, इस प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी उनको प्राप्त हो सके और वो इससे लाभान्वित हो सकें। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा यह प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को पंपलेट का वितरण भी किया जा रहा है। पंपलेट के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा 4 साल 6 महीने में की गई उपलब्धियों की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। और प्रदेश के एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चित्रकूट के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान 5 लाख का इनामी डकैत गौरी यादव को एसटीएफ ने ढेर। डकैत के पास से AK-47 व कई हथियार बरामद किए गए हैं। एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश के नेतृत्व में ये बड़ी कामयाबी मिली है। चित्रकूट में खौफ के एक और अध्याय का अंत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा दिल्ली संगीत नाट्य अकादमी बनारस और बीएचयू के कला संकाय के छात्र छात्राओं के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमृत सुधारा कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस कार्यक्रम में देश के नामचीन कलाकारों ने अपने और लोगों ने काफी सराहा। कार्यक्रम की अंतिम निशा में पद्मश्री मालिनी अवस्थी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत संकाय के छात्र छात्राओं ने शास्त्रीय संगीत की अपनी प्रस्तुति दी। मालिनी अवस्थी ने बताया कि आजादी का 75वां महोत्सव चल रहा है। इस कारण जो गीत आजादी के पूर्व अंग्रेज सरकार के समय गाने प्रतिबंधित थे, आज आजादी को महसूस करते हुए आजादी के साथ उन गीतों को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। कि जितने भी हमारे नायक हुए, जिन्होंने प्रतिरोध का सुर जारी रखा, अंग्रेजों की खिलाफत की, उनका दमन हुआ, वो फांसी चढ़ गए, लेकिन उनकी वीर गाथाएं गांव-गांव में गीतों और कहानियों के बहाने जिंदा रही। अंग्रेजों ने डर करके इन गानों को तो बैन कर दिया, लेकिन भारत की तो ताकत है श्रुति परंपरा की। यहाँ पर लिख पढ़ करके नहीं, रट कर नहीं, याद करके गाथाएं याद करी जाती हैं। जब देश आजाद हुआ और इन गीतों का चलन आया, तो मैं चूंकि लोक गायिका के रूप में जानी जाती हूँ, मैं हमेशा मानती हूँ कि भारत की आज़ादी के इस आंदोलन में जो यूनाइटेड प्रोविंस है, जिसको हम आज का उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान था। गदर की आप यदि बात करें तो मेरठ से बलिया से लेकर के जो पूरी एक आज़ादी की जंग गुजरी, उससे लेकर के काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, हमने प्रयास किया कि लोक संगीत की जितनी लुप्त होती विधाएं हैं, उनके साथ इन गीतों को यहाँ पर पेश करें, वो उस कहानी को लेकर के आएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव तो पूरे देश में आज बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे उस विजन को हमने इस अवसर के समय में उसको जोड़ दिया और हमारे दोनों ही हमारे जो उद्देश्य हैं उसको हमने पूरा किया। एक तो हम ये इन संस्थाओं के काम को, प्रदर्शन जो उनका है उसको पेश करना। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। लोक, गृह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा शिखर सम्मेलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव हेतु प्रज्वलित होने वाले गौमय दीप वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, गौमय दीप इस बात को दर्शाते हैं कि हम अपने पर्वों के द्वारा पर्यावरण की करते हैं रक्षा। केंद्रीय खेल सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में स्वच्छ भारत अभियान का किया शुभारंभ। कहा, दीपोत्सव से पूर्व युवा अयोध्या में व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम चलाएं। और प्रदेश में तेज गति से जारी है कोविड का टीकाकरण। 13 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश देश में बना पहला राज्य। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।